हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का थ्योरी एग्ज़ाम। तो जो हमारा बायोलॉजी का थ्योरी एग्ज़ाम है वो हमारा कवर करता है 80 मार्क्स को, और इसमें 30 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन हमारे कंपलसरी हैं, और जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। उनमें हमें किसी में A, B, C, D में से कोई एक ऑप्शन अपना पिक करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये बोला है विच ऑफ दीज प्लांट एग्जिबिट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन अदर। तो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं अब इनको देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं कसकटा को। ये जो कसकटा है हमारा, ये इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइट, यानी कि ये पैरासाइट है। उसके बाद हम निफेंथीस की बात करते हैं। ये निफेंथीस जो है हमारा, इसे कहते हैं हम पिचर प्लांट। ये हमारा कार्निवोरस है। और ये जो मनी प्लांट है ये हमारा ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और अपना खाना खुद बनाता है। तो अब हम बात करते हैं मोनोट्रोफा की। ये जो मोनोट्रोफा है हमारा, ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये एक छोटा सा प्लांट है, वाइल्ड फ्लावर कहते हैं मेनली से। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और ये ट्रांसलूसेंट कलर का है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, कोई इसके पास पिगमेंट नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो इसलिए ये कम अंडर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब बेबी इज बोर्न विद अ जेनेटिक डिसऑर्डर, हिज सेल हैव 47 क्रोमोसोम। 47 क्रोमोसोम किसने यहाँ बात की, और इसने हमें यहाँ पर कैरियोटाइप दिया है 45 + XY, यानी कि इसके पास 45 और XY है। तो हमें डिसऑर्डर का नाम बताने हैं कि ये बच्चा जो है किस बीमारी से सफरिंग है। तो इसमें हमें इन्होंने ऑप्शन दिया है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसने हमें कैरियोटाइप दिया है 45 + XY, यानी कि इसके पास हो गए 47 क्रोमोसोम। लेकिन टर्नर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक X क्रोमोसोम इसमें हमारा मिस होता है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसमें हमारा एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में इन्होंने, अगर ये क्लाइनफेल्टर की बात करते तो यहाँ पर हमें 44 देते, और यहाँ पर डबल X और Y दिया होता है। इन्होंने हमें कैरियोटाइप, बट इन्होंने हमें 45 + XY दिया है, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 47 होने में, वो हमारा ऑटोसोम में हुआ है। तो यानी कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे डाउन सिंड्रोम में कि जो एक्स्ट्रा, जो हमारा क्रोमोसोम 21 है वो हमारा डुप्लीकेट हो जाता है, तो हमारे ट्राइजोमी 21 हो जाता है यहाँ पर। तो हमारा इसका आंसर हो गया, हमारा आंसर है यानी कि डाउन सिंड्रोम। तो हमारा इसका आंसर हो गया डाउन सिंड्रोम, सेकंड का आंसर। ठीक है, आपको कैरियोटाइप से पहचानना है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं है। फर्स्ट का आंसर हमारा ए हो गया, सेकंड का आंसर हमारा सी हो गया। अब हम बात करते हैं डी, थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में हमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसने हमसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पूछा है। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है, तो ये है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ केमिकल विच इज़ यूनिक इन बैक्टीरिया, नेम द केमिकल। तो हमें केमिकल बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल विच इज़ यूनिक इन बैक्टीरिया। तो केमिकल का नाम बताना है, तो वो केमिकल हमारा हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ये हमारा मेनली कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो हर कंडीशन में रेजिस्टेंस कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। हमें बताना है कि कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारी। तो जो हमारा कोलेस्ट्रम है, जो फर्स्टली माँ अपने बच्चों को फीड कराती है,
तो इसका जो आंसर है वो हमारा है IgA। तो जो IgA है ये हमारा एक एंटीबॉडी है, ये पैसिव एंटीबॉडी का काम करता है, ये मदर के थ्रू बच्चे में दिया जाता है IgA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ योर क्लास फेलो पुट सम ड्राई ग्राम्स इन वाटर ओवरनाइट उसने ग्राम को रखा है। नेक्स्ट मॉर्निंग को देखता है इट वॉज फुल्ली स्वेलन, कि वो फूल गया पूरा। तो नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व। तो हमें फिनोमिना का नाम बताना है कि कौन सा फिनोमिना होगा। तो हम पहले देखते हैं ऑस्मोसिस है कि नहीं है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो हमारे आयन्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं हमारे फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। यहाँ पर सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की बात हुई है, लेकिन हम तो मूवमेंट की बात कर ही नहीं रहे, इसमें तो दो सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे हम। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है इसने कि ड्राई ग्राम थे और सुबह में फूल गए, तो भाई ऑस्मोसिस तो इसमें नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, लोअर टू हायर कंसनट्रेशन आयन मूव कर रहे हैं और सेमी परमेबल मेम्बर यहाँ पर आ जाती है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर हो गया है वो हो गया है इम्बिबिशन। तो ये इम्बिबिशन होता क्या है, लाइए एक बार हम देख लेते हैं इसको भी। तो ये जो इम्बिबिशन है हमारा, इसमें क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है। इसके अंदर जो सॉलिड जो है वो हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और वो स्वेल्ड अप हो जाता है। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो गया बी, यानी कि इम्बिबिशन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर मूव ऑन करते हैं हम। एक हमें ये दिया हुआ है, व्हाट डज द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट। एक हमें ये सीक्वेंस दी हुई है, क्या रिप्रेजेंट करनी है हमें ये बताना है। तो इसमें हमें दिया हुआ है इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर आगे दिया है क्रेस्टोज लाइकेंस दिया हुआ है, फिर श्रब दिया हुआ है, फिर मोस दिया हुआ है, फोलियोज लाइकेन दिया हुआ है और फिर डाइकोटिलेजिनस प्लांट। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि किसका एग्जाम्पल हो गया है, क्या दिखाया हुआ है सीक्वेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ पर हो रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, सो ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर रिलेशन टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ जो स्पीशीज़ है वो मॉडिफाई हो रही है। तो ये इसका आंसर हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरेक्नीडा। एरेक्नीडा जो है हमारा, ये हमारी क्लास है, इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें आर्किनीडा का बताना है एग्जाम्पल कौन सा है। तो जो हमारा सेंटीपीड है ये हमारा आर्थ्रोपोडा में आता है, लेकिन इसकी जो क्लास है वो चिलोपोडा है। और हमारा जो नेरीस है वो हमारा एनीलिडा में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि इसने आर्किनीडा की बात की और हम सबको पता है कि आर्किनीडा आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, कॉकरोच हमारा ऑर्थोपोडा में ज़रूर आता है, लेकिन उसकी क्लास इंसेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या हो गया, स्पाइडर। तो जो स्पाइडर है ये हमारा आर्थ्रोपोडा में आता है फाइलम में, और इसकी क्लास है हमारी आर्किनीडा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने फर्स्ट टू 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं सारे अच्छे से। तो अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारे वो थ्योरी वाले आ गए हैं। तो राइट द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। तो ये जो ह्यूमन प्लेसेंटा है ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, प्लेसेंटा जो है। तो ये हमारे हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे कि HCG हो गया, जैसे HCG हो गया हमारा, ये हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसने जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे हार्मोन हमारा प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, इसका दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द हार्मोन विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग प्यूबर्टी। मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारा मेनली एक ही हार्मोन होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। आप सभी जानते होंगे ये तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक मेल हार्मोन होता है, ये मेल हार्मोन है, इसे हम एंड्रोजन भी बोलते हैं हम लोग इसको, मेल हार्मोन को। तो ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये हमारा लेडिक सेल से निकलता है, और ये हमारा हार्मोन, इसका जो स्मॉल अमाउंट है वो एडर्नल ग्लैंड भी सिक्रेट करती है। तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन।
मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सपेंड द एब्रीवेशन PEM। सो PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, द नेम ऑफ वन डिजीज कॉज ड्यू टू PM। तो जो हमारा फुल फॉर्म है वो तो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एंड डिजीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो होती है क्वाशीओरकर और एक होती है हमारी मरासमस। तो मेनली ये डिज़ीज़ जो है क्यों होती है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है सप्लाई ऑफ प्रोटीन एनर्जी में, इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी एंड द बॉडी डिमांड, कि बॉडी को जितना चाहिए उतनी अमाउंट में मिल नहीं पाता है। तो इस वजह से ही डेफिशिएंसी होने के कारण आपको ये डिजीज़ हो जाती है क्वाशीओरकर एंड मरासमस। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं अब हम यहाँ पे। वेयर कैन यू लोकेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन प्लांट। आपको ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर हैं प्लांट में कहाँ प्रेजेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये जो पेरियंथ होता है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है पेरियंथ। तो पेरियंथ जो है ये मेनली क्या होता है कि सेपल और स्टेमन और कार्पल जो हैं इनके आउटसाइड प्रेजेंट होता है हमारा ये। मेनली इट इंक्लूड सेपल्स और पेटल्स। जब सेपल्स को और पेटल्स को मिलाते हैं, हम इंक्लूड करते हैं एक साथ, तो उसको ही हम पेरियंथ बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, बी में पूछा है इसने बुली फॉर्म सेल क्या होती हैं। तो ये जो बुली फॉर्म सेल होती हैं ये बबल शेप्ड होती हैं, बबल लाइक सेल होती हैं, ह्यूज होती हैं साइज़ में। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये हमारी सरफेस पे प्रेजेंट होती है लीव्स के, ये हमारे लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होगी, या फिर हमारा मिडवेन पार्ट जो है लीव का वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये मेनली हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये एपिडर्मल है ओरिजिन में और ये मोटर सेल भी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस। अब हमें बताना है म्यूचुअलिज्म क्या है एंड सिम्बायोसिस क्या है। राइट वन सुइटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्रॉम एनिमल वर्ल्ड। हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको कि क्या होता है म्यूचुअलिज्म, क्या होता है सिम्बायोसिस। तो हम चलते हैं, देखिए। तो जो म्यूचुअलिज्म है इसमें हम देखते हैं कि जो म्यूचुअलिज्म ऑर्गेनिज्म है इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हमारा प्लस प्लस, यानी कि दोनों ही स्पीशीज़ को फ़ायदा है। और सिम्बायोसिस में क्या है? प्लस और ज़ीरो, यानी कि हमें नहीं पता सिम्बायोसिस में कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है किसको हो रहा है, बट एक को तो ज़रूर हो रहा है, ये तो हमें पता है, निश्चित पता है कि एक को तो हो रहा ही है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बोथ पार्टीज आर बेनिफिटेड। इसमें दोनों ही पार्टी को बेनिफिट होता है, बट सिम्बायोसिस में नहीं है। सिम्बायोसिस इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप, बट इसमें ये नहीं है कि आप दोनों को पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, एटलीस्ट वन पार्टी इज़ बेनिफिटेड, एक ना एक तो बेनिफिटेड हो रही है। तो म्यूचुअलिज्म का हम एग्जाम्पल जो देखते हैं वो होता है माइकोरिज़ा। माइक्रोज जो है वो हमारी फंगस और रूट्स का एसोसिएशन होता है, और एक एग्जाम्पल है लाइकेन। एग्जाम्पल हो गया माइकोरिज़ा, माइक्रोजिया क्या हो गया? रूट्स और फंगस का एसोसिएशन। लाइकेन हो गया एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया म्यूचुअलिज्म का, यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट होता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कसकटा की, तो कसकटा जो है हमारा ये पैरासाइटिक होता है। इसमें एक को तो फ़ायदा है, एक को नुकसान भी है, या फिर एक को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम दी फाइटोहोर्मोन। फाइटोहोर्मोन की बात कर रहा है, इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये जो फाइटोहोर्मोन है ये प्लांट के हार्मोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हमें पता चल गया। तो इसमें हमने इन क्वेश्चन पूछा है प्रिवेंट एजिंग इन प्लांट पार्ट्स, कि कौन सा फाइटोहार्मोन है जो एजिंग को प्रिवेंट कर रहा है प्लांट्स में। तो जो हमारा होता है इसका मेनली साइटोकाइनिन होता है मेनली यहाँ पे। एक बार हम आपको सही से बता देते हैं। तो जो हमारा हार्मोन जो होता है वो जो प्रिवेंट करता है एजिंग को, इसको बोलते हैं हम साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन। इट इज़ द फाइटोहार्मोन विच इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग एजिंग इन प्लांट पार्ट। तो ये प्लांट पार्ट की एजिंग को रोकता है, ठीक है। और ये प्रोडक्टिव है हार्मोन, लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट करता है ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जितने भी एजिंग के प्रोसेस है वो उनको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फाइटोहार्मोन हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा।
स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, तो वो है हमारा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये ऐसी कंडीशन में निकलता है जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रेस कंडीशन, यानी कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा हमें कब क्लोज करना पड़ेगा, या तो हमारे पास पानी की कमी है या फिर हमारी रूट्स के पास पानी नहीं है, तो हमें फोटोसिंथेसिस अब स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये एक ऑटो हमारा हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं हम एब्सिसिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन, वाटर हमारे पास नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, तो वाटर हमारा स्ट्रेस्ड में है, तो हमारा हार्मोन निकल जाएगा एब्सिसिक एसिड, और वो हेल्प करेगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसके बारे में हमें बात करनी है। तो एंटीजन जो होता है ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है, ये कुछ भी हो सकता है, या तो बैक्टीरिया हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसे हम एंटीजन बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन है, एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, यानी कोई भी सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा वो हो गया एंटीजन। इट में भी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। और ये 3 टाइप के होते हैं एंटीजन, एक्सोजीनस, एंडोजीनस, ऑटोनोमस, 3 टाइप के एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडी क्या है, एन एंटीबॉडी इज ब्लड प्रोटीन, ये एक ब्लड प्रोटीन है, ये एंटीजन के अगेंस्ट बनता है, यानी कि आपकी बॉडी में किसी एंटीजन ने एंट्री मारी तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे ब्लड में एक प्रोटीन बना जो से हम बोल देंगे एंटीबॉडी। तो दे आर प्रोली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन से ही बना होता है। और ये 5 काइंड के एंटीबॉडी होते हैं हमारे, IgM, IgG, IgE, IgD, IgG, तो ये सारे हमारे एंटीबॉडी के टाइप होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमेटा इन अ डाइकोट प्लांट। हमें ओपन स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है डाइकोट प्लांट में। तो इसके लिए आप मतलब डायग्राम बनाएंगे अच्छा अवेलेबल, जिससे कि आपको अच्छे से नंबर मिल जाए। तो अभी दिखाते हैं हम आपको किस टाइप से बना लीजिए आप। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमेटा इन अ डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट की बात की, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोनोकोट पूछ रहा है कि डाइकोट पूछ रहा है। यहाँ पे उसने हमसे पूछा है डाइकोट प्लांट का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हो गई हमारी एपिडर्मल सेल, ठीक है। इसके अंदर वाली जो सेल है वो हमारी सब्सिडरी सेल हो जाती है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ही तो हमारा स्टोमेटा होता है। वैसे तो हमारे प्लांट के ऊपर स्टोमेटा है, बट ये इसके अंदर है, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटल पोर हो गया, इसकी थिन आउटर वॉल हो गई, ये न्यूक्लियस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, थिक इनर वॉल है, इसकी थिन आउटर वॉल है। इनर वॉल थिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। गार्ड सेल होती है यहाँ पे जो हेल्प करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये जो गार्ड सेल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। ये स्टोमेटा को हेल्प करती हैं कि इसे कब खुलना है कब बंद होना है। अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो ये वाटर लॉस है अगर, तो क्लोज स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, लेकिन अगर सही कंडीशन है तो स्टोमेटा को खोल देगा। तो ये सारे प्रोसेस हमारे गार्ड सेल के थ्रू होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग एब्रीविएशन इन स्टेट हाउ दे आर यूजफुल इन डेली लाइफ। हमें बताना है कि इस CNG इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो CNG जो होता है वो हमारा होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें PNG पूछा है तो ये हो गया पाइप नेचुरल गैस, ठीक है। तो हम बताते हैं CNG क्या है। जो CNG जो है वो बर्न इज अच्छा होता है, क्लीनर देन दी पेट्रोलियम। जैसे कि पेट्रोलियम जब हम कभी चलाएंगे तो ब्लैक ब्लैक फ्यूम्स आएंगे, कुछ कुछ होगा, बट CNG में बर्न करने में ऐसा नहीं होता, ये क्लीनर फ्यूम है और ये डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं हम। इट हैज़ हाई कैलोरी वैल्यू, एनर्जी ज़्यादा देगा ये CNG। इसके बाद हम बात करें PNG की, तो PNG क्या है, पाइप नेचुरल गैस। इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल। इट इज़ सिंपल टू ट्रांसपोर्ट विया पाइप्स एंड यूज इन डोमेस्टिक सेक्टर फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो इसको हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई कंपनी में या फिर किसी इंडस्ट्री में, इन सब जगहों पे हम PNG का यूज़ भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है वाई डज इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो इंसेक्ट क्यों खाता है जबकि वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, मेनली इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम पिचर प्लांट का।
तो वो फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है बट फिर भी वो खा रहा है, तो इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो आइए इसका रीज़न हम देखते हैं। देखिए, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो हमारा ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। लेकिन जहाँ पे ये उगाया जाता है, जहाँ पे भी इसको हम ग्रो करते हैं, ग्रो इन विच सॉइल डू नॉट कंटेन सफिशेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, वहाँ पे नाइट्रोजन की सफिशेंट अमाउंट नहीं है, लेकिन इसको ग्रो के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए। तो भाई इसको नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो ये कहाँ से लाएगा? सो इंसेक्टिवोरस प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। तो ये अपनी ग्रोथ के लिए ही इंसेक्ट्स पर फीड करता है, क्योंकि जहाँ पे ये उगाया जाता है वहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन ही नहीं है और इसको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो भाई ये इंसेक्ट पे फीड कर लेता है। अब इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर एंड लेबल द 4 वॉल्स। 2 नंबर में हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको प्यारा सा, उसमें चारों वॉल दिखानी पड़ेंगी, यानी क्या क्या प्लांट में फ्लावर में प्रेजेंट है। तो हमने ये फ्लावर ले लिया है यहाँ पे, तो इसकी जो वॉल है, पहले तो हम बात कर लेते हैं। ये हो गया पेटल, यहाँ पे ये पेटल हो गया, ये बाहर वाला जो हो गया ये सेपल हो गया, ठीक है। और स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें ऊपर वाला पार्ट तो हो गया एंथर और नीचे वाला जो है ये हो गया फिलामेंट, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ये स्टेमन के पार्ट हो गए, ये मेल पार्ट होता है हमारा स्टेमन। और ये जो पिस्टिल है ये हो गया फीमेल पार्ट। इसका जो मेन पार्ट है ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा ये है, यहीं पे गिरते हैं आगे पोलन स्टिग्मा पर। और इसका एक पार्ट है स्टाइल, यहाँ से फिर जब पॉलिनेशन हो जाता है एग सेल यहाँ से मूव डाउन करती है ओवरी की तरफ, ये हमारा ओवरी है और ये हमारा इसमें बीच में एग सेल लगा हुआ है, ये हो गया एग सेल। ऐसा डायग्राम अच्छा बनाना पड़ेगा नीट लेवल 2 नंबर के लिए। अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं 19 क्वेश्चन की बात करें। इसने बोला है आफ्टर अ सर्जरी a man was advised to include more proteins and iron in his diet। क्यों कहा जाता है कि डाइट में आयरन और प्रोटीन को ऐड करो? गिव रीज़न एंड ऑल्सो मेंशन वन सोर्स ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। हमें न्यूट्रिएंट का सोर्स भी बताना पड़ेगा साथ साथ कि क्यों दिया जाता है और सोर्स का नाम क्या है। तो देखिए आप, जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो मेनली ब्लड भी लॉस होगा और टिश्यू का भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो अगर हम आयरन देते हैं और आयरन हमारा रीच करता है बोन मैरो तक, तो हमारा रेड ब्लड सेल बनने लगते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल हमें चाहिए क्योंकि ब्लड लॉस हो गया। और अगर हम प्रोटीन देखते हैं, हम उनको दे रहे हैं अपनी इनकी डाइट में प्रोटीन दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो टिश्यू की ग्रोथ करेगा और उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा, यानी कि हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमारा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। और कोलेजन बनाने में भी हमारा प्रोटीन ही हेल्प करेगा, जो हमारा घाव बनने में मदद करेगा, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको कि क्यों दिया जा रहा है डाइट में, क्योंकि ब्लड लॉस हो गया है, तो ब्लड लॉस और टिश्यू का लॉस भी हुआ है, तो ब्लड लॉस के लिए हमने उसको आयरन दे दिया और टिश्यू के लॉस के लिए हमने उसको प्रोटीन दे दिया। ब्लड आयरन से वो अगर बोन मैरो तक गया तो वो नई ब्लड सेल बना देगा, और प्रोटीन जो है हमारा मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, टिश्यू को ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, और कोलेजन बनाता है और स्केर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि सर्जरी के बाद हाई प्रोटीन एंड हाई आयरन हमारी डाइट में डालना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। नेम द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमें सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बताना है ह्यूमन फीमेल के अंदर और ह्यूमन मेल के अंदर। 2 नंबर का है ये क्वेश्चन हमारा। आइए हम इसको भी देखते हैं। जो हमारा ट्यूबेक्टोमी होता है, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल, उसे कहते हैं हम वैसेक्टोमी। और जो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है फीमेल में, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें मेनली वैसेक्टोमी में होता क्या है कि जो मेल की वॉस डिफरेंस होती है उसको ये कट लगाते हैं स्कोटम में, और वास डिफरेंस में इन्होंने कट लगाया और टाइट कर दिया, जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो प्रिवेंट हो जाते हैं कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाएं ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि इसमें जो ह्यूमन की जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है इसको काट के टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि
स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर पाए। तो ये 2 प्रोसेस हो गए, वेसेक्टोमी इन मेल, ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वेयर आर द 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। कि हमें बताना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है इंडिया के अंदर, 2 इनके नाम बताना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन में डिफरेंस बताना है और इनके एग्जाम्पल भी बताने होंगे हमें यहाँ पर। अब हम देखते हैं, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल डिफाइन द टर्म एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कि भाई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं 21 का। 21 का ए दिया हुआ है हमें, वेयर आर द 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स फाउंड इन इंडिया। तो एक तो हमारा हो गया हिमालय, हिमालय से तो आप सब जानते ही हैं। तो ये किसको कंप्राइज करता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, भूटान को, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। ये सारा इसका हमने पोर्शन बता दिया। कुछ पार्ट इसका हिमालय में, इंडिया में भी आता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, आर रिप्रेजेंट अलोंग द वेस्टर्न एजेस ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड कवर मोस्ट ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट। तो जितने भी इंडिया के डेसिडियस एंड रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे वो हमारा एरिया कवर करता है वेस्टर्न घाट का। तो ये हमारे 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए इंडिया के। इसके बाद हम बात करते हैं इंसिटू कंजर्वेशन एंड एक्सिटू कंजर्वेशन। इसकी हमें डिफरेंस की बात करनी है क्या है। तो जो इंसिटू कंजर्वेशन में इसमें क्या होता है कि हम स्पीशीज़ को कंजर्व कर रहे हैं उसकी नेचुरल हैबिटाट में, यानी कि जो वहाँ रहता है उसी जगह पे हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं थ्रेटनिंग से, और कोई उसको परेशान ना करे या उसकी कोई वाइल्ड लाइफ ऐसी कंडीशन ना हो जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो हम सारी कंडीशन नेचुरली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हो गया इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। बट यहाँ पर क्या है, एक्सिटू में क्या होता है कि स्पीशीज़ को हम कंजर्व तो कर रहे हैं बट उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं कर रहे हैं, हम उसको हम उस नेचुरल हैबिटाट से बाहर ले आए और हम उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि वो नेचुरल तो नहीं है बट वो उसके जैसा है। यानी कि हम किसी केज में रख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क में, नेशनल पार्क्स में, उनको वहाँ ले आते हैं, सफारी पार्क्स में नेचर से हटा के उनको एक अलग कंडीशन में ले आते हैं जहाँ पे वो कंडीशन तो प्रोवाइड करते हैं बट वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। इंसिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन रिमेन विद इन द इकोसिस्टम, उसी इकोसिस्टम में रहेगी जहाँ पे वो पैदा हुई थी या फिर बनी है जहाँ पे, और वो वहीं से ही प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन करता रहता है। इसका एग्जांपल हम मान लेते हैं फॉरेस्ट में इंसिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू की बात करें तो एक्सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, दे डिड नॉट इन्वॉल्व द नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस। इसमें नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसमें हम उसको उसकी नेचुरल हैबिटाट से बाहर ले आए हैं और वहाँ पर उसका इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये नेचुरल नहीं है। एग्जाम्पल हो गया बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विद द सुटेबल एग्जाम्पल डिफाइन द टर्म एंडेंजर स्पीशीज़। तो एंडेंजर स्पीशीज़ क्या है, आर दी ऑर्गेनिज्म हुज नंबर हैव रिड्यूस, इनका नंबर कम हो गया है ड्रास्टिकली, एकदम से बहुत नंबर चेंज हो गया। अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगी। तो ये आती है एंडेंजर स्पीशीज़ की लिस्ट में। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि रेड पांडा, रेड पांडा बहुत कम रह गया है, एशियाटिक एलिफेंट बहुत कम, एमू टाइगर। मतलब ये है कि अगर इनको कंजर्वेशन नहीं करेंगे हम तो ये कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे, तो इनका वही कंजर्वेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। 22 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन, ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो हमें डीएनए रेप्लिकेशन की बात करनी है यहाँ पे ब्रीफली, क्या है डीएनए रेप्लिकेशन, और इसका डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं हम। तो हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है, और ये एक बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। ये सीक्वेंस में होता है, इसमें 3 स्टेप हैं, जैसे कि इनिशिएशन, रेप्लिकेशन एंड इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप हो गए इसके। और ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी इसको करने के लिए, इस रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होगी। तो वो एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस, हेल्प इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो डीएनए पॉलीमरेज हम देखेंगे कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए पॉलीमरेज हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसके 3 स्टेप होते हैं मेन। एक तो हो गया इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन डिमांड अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी मांगता है, यानी कि अगर ज़रा सा भी डिफरेंस आया तो म्यूटेशन हो जाता है। तो भैया इसको ध्यान से करना पड़ेगा आप लोगों को।
कि डीएनए एप्लीकेशन है क्या, और इसमें म्यूटेशन हो रहा था जल्दी जल्दी से, जिसकी वजह से आजकल कैंसर वगैरह भी हो रहा है। फॉर द रेप्लिकेशन टू बिगिन देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीजन कॉल ओरिजिन ऑफ रेप्लिका। तो रेप्लिकेशन होने के लिए हमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही तो हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हमारा रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है। तो रेप्लिकेशन बिगिन विद द स्पॉटिंग ऑफ दिस रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाइंड करने के बाद भी हमें अनजिपिंग चाहिए डीएनए का, यानी कि डीएनए खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डीएनए हमारा कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स में प्रेजेंट है हमारा डीएनए इस तरीके से। तो हमें अगर उसका रेप्लिकेशन कराना है तो उसको हमें अनजिपिंग कराना होगा। तो अनजिपिंग कराने के लिए भाई हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। ये हमारा एंजाइम अनजिपिंग में हेल्प करता है डीएनए की, जिससे कि रेप्लिकेशन हमारा स्मूथली हो सके। ये अनजिप कर देता है डीएनए स्ट्रैंड को दो स्ट्रैंड्स में, जिसे एक को तो हम बोल देंगे पेरेंट, जिस एक को बोल देंगे टेम्पलेट जो नया बन जाएगा। अब हम इलोंगेशन की बात करते हैं, तो इलोंगेशन हमारा सेकेंड स्टेप आ गया। जब हमारे स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो गए तो भाई अब डीएनए पॉलीमरेज का काम हो गया स्टार्ट। पॉलीमरेज एंजाइम का तो वो क्या करेगा, वो आ जाएगा और सिंथेसाइज करना लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, सीक्वेंस को। दो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो हमारा जो हमने अनवाइंड किया था, अनजिप किया था, वो टेम्पलेट की तरह काम करने लगेगा। उसके दो एंड देखिए, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है कुछ, ये कुछ इस तरीके का होता है। एक एंड इसका हो गया 3 और एक एंड हो गया इसका 5, एक हो गया 3 और एक हो गया 5, यानी कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ये हमारा। अब हमने क्या किया, अनजिप करा लिया इनको इस तरीके से, ये अनजिप हो गए, एक 3 5 और एक हो गया 5 3, ये हो गया हमारा। इस तरीके से ये हुआ, तो विंग का टेम्पलेट बनना शुरू हो गया अब, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज़ नोटिस दैट इलोंगेशन इज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, यूनिडायरेक्शनल है। ओनली जो रेप्लिकेशन होगा वो 3 to 5 के डायरेक्शन में होएगा, 3 to 5 होगा, 5 to 3 नहीं हो सकता, उसको नीचे से स्टार्ट होना पड़ेगा 3 से ही, ठीक है। तो डीएनए इज ऑलवेज पॉलीमराइज ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो अगर हमारा ये 3 to 5 है तो जो हमारा डीएनए बनना शुरू होगा वो 3 to 5 बनना शुरू होगा। देयरफॉर वन स्ट्रैंड जो है हमारा टेम्पलेट का वो 3 to 5 है, इसे कहेंगे हम कॉन्टीन्यूअस। और इसको जो रेप्लिकेशन बनेगा उसे बोलेंगे हम कॉन्टीन्यूअस रेप्लिकेशन। और जो अदर स्ट्रैंड होगा 5 to 3 वाला, इसे डिसकॉन्टीन्यूअस बोलेंगे। और जो इसके रेप्लिकेशन के फ्रेगमेंट्स में बनेगा ना, क्योंकि तो इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि जो डिसकॉन्टीन्यूअस रेप्लिकेशन है उसमें कैसे फ्रेगमेंट बनते हैं, तो उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। और फिर जो डीएनए लाइगेज है इनको ज्वाइन कर देता है। मतलब पहला जो हमारा बना 3 to 5 वाला, वो तो हमारा बन गया कॉन्टीन्यूअस, एक स्टेप में बन गया हमारा, मतलब बनता चला जा रहा है, हमारे बेसिस जुड़ते जा रहे हैं और डीएनए टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 to 3 वाले में कि फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, उन फ्रेगमेंट्स को हम कह रहे हैं ओकाज़ाकी। और ओकाज़ाकी अब बन गया भाई, अब टूटा हुआ डीएनए तो किसी काम का नहीं है, तो भाई उसे जोड़ना भी पड़ेगा। तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि डीएनए लाइगेज क्यों इम्पोर्टेंट है। डीएनए लाइगेज ज्वाइनिंग में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं टर्मिनेशन। अब लास्ट स्टेप आ गया टर्मिनेशन। जब हमारा रेप्लिकेशन बन गया, मेनली इसमें क्या बोला गया है कि 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है कि जो स्ट्रैंड हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बनने शुरू हुए थे वो एंड होने शुरू रहेंगे जब हमारा स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप ये प्रोसेस यहाँ पर डायग्राम से मैंने अच्छे से समझाया है आपको। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। देखिए आप, ये ओरिजिनल डीएनए ले लिया, ये हमारा अनवाइंड डीएनए है। अब हमें रेप्लिकेशन फोक हमें यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पर है, तो फिर हमें क्या चाहिए, अनजिपिंग चाहिए। तो भाई अनजिपिंग के लिए हमने ले लिया हेलिकेज। हेलिकेज आ गया हमारा यहाँ पे, हेलिकेज ने अनजिप कर दिया, ये 2 स्ट्रैंड बन गए, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज का काम स्टार्ट हो गया जब अनजिपिंग हो गई। अनजिपिंग के बाद डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने क्या कि भाई अब मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो इसने भाई अपना काम शुरू कर दिया और इसने एक स्ट्रैंड 3 to 5 के डायरेक्शन बनाया, एक 5 to 3 के बनाया, एक हमारा लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, जिसको बनने के बाद एक हो गया लेगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हमने यही सब पढ़ा है।
और ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड जो है वो हमारा टेम्पलेट की तरह काम करेगा। अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने पढ़ लिया अच्छे से रेप्लिकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं व्हाट आर वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ। व्हाट आर वैक्सीन, वैक्सीन भाई होती क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन क्या है। राइट द नेम ऑफ एनी टू डिजीज फॉर विच दिस वैक्सीन आर ऑलरेडी इन यूज़। इन डिजीज़ के लिए ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन, एक्सपेंड द BCG एंड मेंशन इट यूसेज। तो देखते हैं अब हम। देखिए जो हमारा वैक्सीन होता है, वैक्सीन क्या है, जब हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री किया तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हम देते हैं बूस्टर, उसको हम वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन इज़ डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच इज़ यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है वैक्सीन। इन टर्न इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा वन और फ्यू मोर डिजीज़ के लिए। तो जो वैक्सीन होती है वो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एक टाइप से पैसिव वैक्सीन दे रहे हैं तो एक टाइप की पैसिव इम्यूनिटी है हमारी। एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होगी वैक्सीन, वैक्सीन होगी पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि वैक्सीन आप देंगे उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी फिर इम्यूनिटी आएगी। ठीक है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन क्या होता है, ये वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बनाते हैं। इसको डू नॉट कंटेन होल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर होल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। कई बार लोगों के अंदर ये एजम्पशन होती है, सोचते हैं वो ऐसा मिथ सोचते हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म डला हुआ है इसमें। नहीं भाई, होल ऑर्गेनिज्म नहीं डलेगा इसमें, कुछ पार्ट डलेगा ऑर्गेनिज्म का जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो है हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं मेनली 2-3 डिजीज़ के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, वाह बहुत खतरनाक भाई, आधे से ज़्यादा जो इंडिया के लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मरते हैं। इसके लिए हम देते हैं भाई BCG। अब नेक्स्ट है निमोनिया तो भाई आम बात है, छोटे बच्चों को बड़ों को सबको हो जाता है, मौसम चेंज हुआ निमोनिया हो गया, तो उसके लिए हम निमोनिया वैक्सीन भी लगवाते हैं। अब हम देखते हैं कि BCG की फुल फॉर्म क्या है। तो BCG जो है हमारा, उसका फुल फॉर्म होती है बेसाइल कैलामाइड ग्यूरिन, और ये हम देते हैं ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट पेशेंट को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में क्या कह रहा है ये, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेकिंग प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, आना है वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट। ठीक है। तो पहले भाई हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट। ईजी रहेगा फिर आप लोगों के लिए, पता रहेगा कि भाई पहले का हो कहाँ रहा है, जब भी तो आप बता पाएंगे कि प्रोसेस क्या है। तो ये जो हमारा है ये थैलेकोइड रीजन में होता है। ठीक है। ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो हमारे ग्रेनल थैलेकोइड रीजन में होता है, क्लोरोप्लास्ट का ही रीजन है थैलेकोइड रीजन। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हो गया फोटोसिस्टम 2, एक हो गया फोटोसिस्टम 1। यही एक एरिया है जो हमारा फोटो फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस वेयर अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू मॉलिक्यूल एंड हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। यानी कि हम किसी मॉलिक्यूल को फॉस्फेट ग्रुप दे रहे हैं तो वो हमारा ATP बना लेता है, एनर्जी मॉलिक्यूल। ये हमारा फॉस्फोराइलेशन है। ये 2 साइकिल इन्वॉल्व करता है, एक तो हो गया साइक्लिक और एक हो गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो हमें मेनली यहाँ पर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करें क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो पहला स्टेप भाई इसमें क्या है, फोटो एक्साइटेशन और फोटो सिस्टम 1। क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ती है, लाइट एक्साइट कराई जाएगी तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ट्रांसफ़र टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं फोटो एक्साइटेशन के थ्रू। तो ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये P680 एक हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो हमारा फोटोलाइसिस में हम यूज़ करते हैं वाटर के, ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि सेक्स स्टेप में पहले में इलेक्ट्रॉन निकला, फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ, और P680 ने उस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है P680 इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को। और वाटर जब फोटोलाइसिस हुआ तो हमारा ऑक्सीजन निकल गया P680 के थ्रू, और क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो था वो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे चला गया।
बाय द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल P680 के थ्रू वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एंट्री कर गया और एनर्जी रिलीज हो गई और यहाँ से बन गया हमारा ATP। ATP तो बनाना था हमें, और किससे बना है? ADP से। जब ADP के अंदर हमने फॉस्फोरस ग्रुप ऐड किया, ADP प्लस फॉस्फेट डाला हमने, प्लस फॉस्फेट, तो हमारा बन गया ATP। हमने यहाँ बना दिया ATP मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है एनर्जी मॉलिक्यूल, इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा ATP मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिस्टम 1 की। अब क्या हुआ कि ATP मॉलिक्यूल बनने के बाद फोटोसिस्टम 1 जो था क्लोरोप्लास्ट का, वो भी एक्टिवेट हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। इसने भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पार्ट लिया और इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए एंड इट बिकम रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और ये रिड्यूस हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो फेरेडॉक्सिन है, इसने फेरेडॉक्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में NADP रिडक्टेज लिया और इसने रिड्यूस कर दिया NADP को NADPH में। यानी क्या हुआ इस प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए फेरेडॉक्सिन में। फेरेडॉक्सिन ने क्या किया? फेरेडॉक्सिन एंजाइम ने NADP रिडक्टेज को रिड्यूस कर दिया और NADP से NADH इसने बना दिया यहाँ पर। तो द प्रोसेस टू इलेक्ट्रॉन फ्लो टू फोटोसिस्टम, ये यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 का काम खत्म हो गया। तो जो फोटोसिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल से, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो यहाँ पर ATP बनता रहेगा। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज़ अ डायनामिक, ये डायनामिक प्रोसेस है और ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन बैक नहीं करता। फॉस्फोराइलेशन से फोटोसिस्टम देखिए, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट मीन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस डू नॉट गो बैक टू फोटोसिस्टम 1, सो दे आर मूव टू NADP। ये NADP पे चला जाता है। फिर यहाँ से बार डायग्राम पे समझ लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी हमने बनाया है। देखिए पहले क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल है हमारा मेनली थैलेकोइड जो ग्रेन्यूल है, वहाँ पर हमारा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा है नॉन साइक्लिक। हमें नॉन साइक्लिक की बात करनी है। तो पहले में क्या हुआ कि लाइट पड़ी, एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो क्या हुआ कि वाटर का फोटोलाइसिस हो गया, वाटर ने हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। तो P680 के थ्रू इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले गए। वहाँ पे क्या हुआ कि ADP में फॉस्फेट जुड़ा तो ATP बन गया। फिर क्या हुआ कि जो एक नेक्स्ट में फोटोसिस्टम 1 में क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जो हमारा NADP था वो रिड्यूस होकर NADPH हो गया और ये रिड्यूस हो गया खुद, और ये प्रोसेस हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन हमारे पास फोटोसिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। इसमें रिवर्स नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बना और वहाँ चला गया, ऐसे नहीं होगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सीक्वेंस ही चलेगा। और ये हमने देख लिया क्वेश्चन, ग्रेनुलर थैलेकोइड रीजन में होता है। इसमें 2 सेल हेल्प करती हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 ड्रॉ नीट एंड प्रोपोर्शनेट डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ऑफ ह्यूमन, लेबल इट्स 4 पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है और इसके 4 पार्ट हमें बताने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन बताना है कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन बताना है कि कहाँ पे होता है। तो देखते हैं भाई, देखिए ये रिप्रोडक्शन सिस्टम आ गया फीमेल का। इसके पार्ट देख लीजिए आप। ये फेलोपियन ट्यूब है हमारी, इसके 3-4 पार्ट है। ये फिम्ब्रे होता है, ये एक्सेल को कलेक्शन में हेल्प करता है। ये इन्फेंटिबुलम हो गया, एम्प्यूला हो गया, इस्थमस सबसे छोटा पार्ट है, नेरोर पार्ट कहते हैं इसको फेलोपियन ट्यूब का। ये ओवरी हो गई। फिर ये हमारी यूट्राइन कैविटी है, इसकी 3 लेयर हैं यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये सर्विक्स हो गई, ये सर्वाइकल कैनाल हो गई, ये वेजिना हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आप डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, वेलेबल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और लेबल बनाना है आपको, जब भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगे। इसने पूछा वेयर डज द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये फॉलोइंग प्रोसेस होते कहाँ पे हैं। तो पहले इसने पूछा फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन जो है हमारा, वो हमारा ओविडक्ट के अंदर होता है। ओविडक्ट क्या है? हमारी फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे हमारा जाइगोट बन जाए, लेकिन फिर जाइगोट हमारा ट्रेवल करता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फिर ये हमारा मॉडिफाई हो जाता है मोरुला के अंदर एंड देन रीच इज द यूट्रस, मोरुला बिकम ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात हो गई। अब हम इम्प्लांटेशन की बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या है। देखिए जब हमारा जाइगोट बन गया, उसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न हो रही है रिपीटेड नंबर में, तो जाइगोट से हमारा मोरुला बन गया।
अब मोरूला रीचेज द यूटरस, मोरूला क्या किया, यूटरस में चला गया मोरूला। तो जाइगोटिक मोरूला, जब मोरूला हमारा गया यूटरस के अंदर, अब मोरूला बिकम ब्लास्टोसिस्ट। जब मोरूला हमारा यूटरस की वॉल्व के पास गया तो वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया। द ब्लास्टोसिस्ट देन बोरो इनटू द यूटराइन लाइनिंग। अब ये जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट यूटराइन लाइनिंग से अटैच हो जाएगा तो इस प्रोसेस को ही हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। तो जब हमारी जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न हो रहे हैं और वो मोरूला बन रहा है, फिर मोरूला से वो यूट्रस में जा रहा है मोरूला, फिर मोरूला हमारा जब यूट्रस के अंदर गया वो ब्लास्टोसिस बन गया, और जब ब्लास्टोसिस हमारा यूट्राइन लाइनिंग से अटैच हुआ तो वो हो गया हमारा इम्प्लांटेशन प्रोसेस। तो यही क्वेश्चन में हमने पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, ये हम दोनों ने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम 26 क्वेश्चन पे। विद द हेल्प ऑफ वेलेबल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड्रोशियम इन पी फ्लावर एंड हिबिस्कस। एंड सेकंड पूछ रहा है वेनेशन इन द लीव्स ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। तो हमें डायग्राम से भी समझाना है इसको और वैसे भी हमें डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बताना है। तो देखिए जो हमारा एंड्रोशियम होता है पी फ्लावर का वो डाइडेफिलस होता है। एंड्रोशियम जो है हमारा पी फ्लावर का, इसमें क्वेश्चन में पूछा है एंड्रोशियम इन पी फ्लावर एंड हाइबिस्कस, इनका डिफरेंस बताना है डायग्राम के थ्रू। तो एंड्रोशियम जो है पी फ्लावर का वो डाइडेफिलस है, यानी कि वो दो बंच के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये दो बंच बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया डाइडेफिलस, ये डाइडेफिलस है यहाँ पे। लेकिन जब हम हिबिस्कस की बात करते हैं तो वो मोनोडेफिलस है, यानी कि जो उसका स्टेमन है वो एंड्रोशियम है वो सिंगल प्रेजेंट है यहाँ पे, मोनोडेफिलस है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा है लीव्स वेनेशन इन द लीव्स ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। वेनेशन बताना है, वेनेशन क्या होता है कि लीव्स के ऊपर धारियाँ जो है वो किस टाइप की प्रेजेंट है, कि वो पैरेलल हैं कि रेटिकुलेट हैं, कैसी हैं। तो जो मोनोकोट लीफ होता है उसमें जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है, यानी इस टाइप का, एक से स्टार्ट हुई और एंड तक जा रही हैं, तो ये हो गया पैरेलल वेनेशन। जैसे कि मिडरिब नहीं होता, स्टार्टिंग में पैरेलल सा, वो सारी लीफ ऐसे जाएंगी, यानी कि वेनेशन पूरा ही पैरेलल होगा, तो वो हो गया हमारे मोनोकोट लीफ। इसका एग्जांपल हमने ग्रास मान लिया, वीट मान लिया। और डाइकोट लीफ में क्या होगा कि वेनेशन जो है हमारा रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट यानी कि इस यहाँ से स्टार्ट हुआ मिडरिब से और यहाँ तक जा रहा है, ऐसे वी की फॉर्म बना रहा है ऐसे ऐसे, तो ये लेटरल वेन होती हैं और इनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया हिबिस्कस हो गया, बीन हो गया, पियर हो गया। तो मेनली जो आप जितनी भी लीव्स देखते हो वो ज़्यादातर आपकी डाइकोट होती हैं और वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं। रेयरली देखते हैं हम कि ग्रास वगैरह को देख भी लेते हैं, नहीं भी देखते, बट प्लांट तो हम देखते हैं, जैसे कि अमरूद की पत्ती हो गई वो रेटिकुलेट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। 27 का ए हमने पढ़ लिया, उसने बोला कि स्टेप बताइए कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए क्या है, और अभी हम पहले ए ही कर लेते हैं। ए देखिए स्टेप हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है। जब हमारा ब्लड लॉस होगा, टिश्यू डैमेज होगी, जब भी तो कोगुलेशन होगा। तो फर्स्टली क्या होता है कि अगर हमें इंजरी है, कुछ है, इंजरी हुई, ब्लड भी गया, वेसल भी गए, जैसे एक एंजाइम होता है जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक फैक्टर है उसको थ्रोम्बिन में बदलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और ये थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन को हेल्प करता है कि वो फिब्रिन थ्रेड बनाए, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा की हेल्प से फिब्रिन थ्रेड बनाए और ब्लड सेल प्लाज्मा को भी ये हील करे और बाद में एक क्लोट बना देता है। तो यही हमारा कोगुलेशन का प्रोसेस हो गया, यानी कि पहले क्या हुआ, इंजरी हुई, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, एंड देन थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फाइब्रिन थ्रेड में बदल देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है वाई इज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो रिसीव कर लेता है ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप्स, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। यानी कि ये कोई भी होमोलाइटिक रिएक्शन शो नहीं करता है कि ब्लड कोलोट हो गया, ये हो गया, ये सारे ही ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसलिए ही हम ब्लड ग्रुप ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल देते हैं। सी क्वेश्चन बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिम्फोइड ऑर्गन, नेम द 2 मेजर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम एंड स्टेट द जनरल फंक्शन दे परफॉर्म इन द बॉडी। तो हमें बताना है लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, इनका 2 सेल बतानी है, वो कौन सी हैं जो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गन वेयर द ओरिजिन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। यहाँ पे लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन होता है, ओरिजिन होता है इनका, तो वो गए हमारे लिम्फोइड ऑर्गन। तो हमारे 2 टाइप के लिम्फोइड होते हैं, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जहाँ और एक होते हैं सेकेंडरी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। आर द साइड वेयर बीट लिम्फोसाइट
डिफ्रेंशिएट होती हैं एंड मैच्योर। एग्जाम्पल हमने डाल दिया बोन मैरो एंड थाइमस। दो एग्जाम्पल ये मेन है, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो में क्या आता है, इट इज़ अ स्पॉन्ज लाइक टिश्यू। इट्स स्पॉन्ज लाइक टिश्यू फाइंड इनसाइड द बोन, इनसाइड के बोन के अंदर पाई जाती है। इट इज़ अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे ऑल टाइप की ब्लड सेल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं और बनती हैं, डिवाइड होती हैं। सारे जितने भी सेल के काम है वो हमारे बोन मैरो में होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थाइमस की, जो सेकंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इट इज़ अ बाइलोब ऑर्गन, ये बाइलोब ऑर्गन है। इट इज़ वेयर टी लिम्फोसाइट मैच्योर, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है। इट सीक्रेट थाइमोसिन, ये जो थाइमोसिन है ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को सही से वर्क करने में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। होमोजेनेटिक हेटेरोजेनेटिक इंडिविजुअल की बात की है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, हम 21 का ए कर लेते हैं पहले। 28 के ए में बोला है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है और कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोजेनेटिक एंड हेटेरोजेनिक इंडिविजुअल। तो जो ह्यूमन बींग है उसका सेक्स ऑफ इंडिविजुअल लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइन। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट। 22 होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, 22 होता है ऑटोसोम। तो जो चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड है। तो क्या होगा कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम, बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। ये परफेक्ट पेयर में नहीं होता। ऑल द चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल। एक एक्स क्रोमोसोम तो वो अपनी मम्मी से लेते हैं, और अब वो बॉय हैं या गर्ल वो दूसरा क्रोमोसोम उस पर डिपेंड करता है। अगर वो गर्ल है विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। अब जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो डिपेंड करता है कि आप फादर से कौन सा क्रोमोसोम ले रहे हैं। अगर चाइल्ड जो है वो इनहेरिट करेगा एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर तो इट विल बी गर्ल, और अगर वो इनहेरिट करेगा वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर इट विल बी बॉय। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मेनली मेल पे डिपेंड है, वो फीमेल पे डिपेंड नहीं होता है। वो मेल पे डिपेंड होता है कि बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा। बात करते हैं अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन हु हैज़ नॉर्मल कलर विजन। एक कलर ब्लाइंड मैन ने एक वुमेन से शादी की है जो कि नॉर्मल है वुमेन, एंड अ सन एंड डॉटर बोर्न टू देम आर कलर ब्लाइंड। अ सन एंड अ डॉटर बोर्न टू देम आर कलर ब्लाइंड एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्लो चार्ट। इसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मतलब एक मेल है हमारा, उसका नॉर्मल वुमेन से शादी की और ये खुद कलर ब्लाइंड है। तो मेल ने एक्स एक्स यहाँ पे दिया, ये एक्स सी हो गया और एक्स वाई हो गया। तो जब यहाँ पे मिल जाते हैं ये वाले तो ये एक्स एक्स सी कैरियर गर्ल बन जाएगी, कैरियर बॉय बन जाएगा। नहीं, कैरियर गर्ल बनेगी दो, बॉय हमारे नॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि वो एक ही तो क्रोमोसोम एक्स वाला अपनी मदर से ले रहे हैं, फादर से तो ले ही नहीं रहे। वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं, का कैरियर कौन होता है एक्स क्रोमोसोम। तो भाई मेल नहीं होंगे इफेक्ट, बॉय इफेक्ट नहीं होंगे, गर्ल इफेक्ट होंगी यहाँ पर। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए था उसका हमने एक पार्ट नहीं किया, उसमें पूछा था उसने हेट्रोजेनेटिक और होमोजेनेटिक इंडिविजुअल होते क्या हैं। तो जो हेट्रोजेनेटिक इंडिविजुअल होते हैं इनके पास दो डिफरेंट टाइप के एलील होते हैं, और जो होमोजेनेटिक इंडिविजुअल होते हैं उनके पास 2 कॉपीज ऑफ द सेम एलील, उनके पास सेम एलील होते हैं, और हेट्रोजेनिक के पास डिफरेंट एलील होते हैं। तो जो हेट्रोजेनिक इंडिविजुअल है इज एन ऑर्गेनिज्म दैट पॉसेस बोथ डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील, यानी कि हेट्रोजेनिक में डोमिनेंट भी होंगे और रिसेसिव भी होंगे। अ होमोजेनेटिक इंडिविजुअल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट पॉसेस 2 डोमिनेंट एलील और 2 रिसेसिव एलील। यहाँ पे डोमिनेंट भी होंगे और रिसेसिव दोनों एक साथ हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 डोमिनेंट होंगे और 2 रिसेसिव होंगे। तो होमोजेनेटिक हेट्रोजेनेटिक हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। राइट द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कोरडेटा। 6 नंबर में क्वेश्चन, और इसमें एक पार्ट स्टेट 1 मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रिक्टिस एंड ऑब्स्ट्रिक्टिस एंड गिव 1 सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो भाई पहले हम क्वेश्चन नंबर ए कर लेते हैं। यहाँ पे 29 का ए, 29 का ए बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कोडेट्स के कैरेक्टर कौन से हैं। कोडेट्स के कैरेक्टर हमें बताने हैं यहाँ पे। द फाइलम कोरडेटा शेयर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक। एक तो हो गया हमारा नोटोकॉर्ड, मेन कैरेक्टर है, इसकी वजह से नोटोकॉर्ड से ही इसका नाम कोरडेट हुआ है। नोटोकॉर्ड क्या है, इज़ अ फ्लेक्सिबल रोड शेप स्ट्रक्चर।
ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है ऑल कॉर्डेड में, और किसी किसी में एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। एक डोर्सल होलो नर्व कोड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारी एक्टोडर्म से ड्राइव हुई है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होती है, यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। कौन? डोर्सल होलो नर्व कोड। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, थर्ड है फेरेंजियल स्लिट। फेरेंजियल स्लिट क्या है? ये हमारी ओपनिंग होती हैं फेरिंग्स में, जो हेल्प करती हैं एग्जिट ऑफ वाटर की, बॉडी से पानी निकालने के लिए या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ों से निकालने के लिए जो हमारे पास सिस्टम बनाती है वो है फेरेंजियल स्लिट। पोस्ट एनल टेल होती है, इनके पास टेल होती है जो स्केलेटल एलिमेंट है और टेल के अंदर, वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। ये हमारी लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, फेरेंजियल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक और मेन स्टेट वन मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस ये 2 क्लासेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे पजेस, जो कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं वो पजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है और इनका माउथ वेंट्रल होता है। गिल्स जो हैं वो विदाउट ओपर्कुलम है, उनका कवर नहीं है गिल्स के ऊपर। एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। स्किन इज कवर्ड विथ प्लेकोइड स्केल। इनके स्केल जो होते हैं वो प्लेकोइड होते हैं। ये इनका मेन कैरेक्टर होता है कि हम कैसे पहचानें कि वो कॉन्ड्रिक्थिस है या ऑस्ट्रिक्थिस है। तो हम स्केल से पहचान लेंगे कि प्लेकोइड है कि स्काइक्लॉइड है या स्क्लेरॉइड स्केल है, जो भी है हम पहचान लेंगे। अब ऑस्ट्रिक्थिस की बात करते हैं। ऑस्ट्रिक्थिस जो है इनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है और इनका माउथ जो है वो टर्मिनल होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में तो हो गया वेंट्रल, इनका हो गया टर्मिनल ऑस्ट्रिक्थिस का। गिल्स आर कवर विद ओपर्कुलम, गिल्स के ऊपर ओपर्कुलम भी है। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन इनका हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि फिशेज़ हैं लेकिन फिर भी इनकी वैरायटी अलग है कि फर्टिलाइजेशन एक का इंटरनल हो रहा है एक का एक्सटर्नल। तो आपको ये बात याद करनी पड़ेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और इनकी जो स्किन है वो कवर्ड होती है साइक्लॉइड स्केल से। वहाँ पे प्लेकोइड है, यहाँ पे साइक्लॉइड है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि क्या पूछा है एग्जामिनर ने क्या नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी बोल रहा है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। टैपवॉर्म का साइंटिफिक नेम बताना है और मोस प्लांट का। तो टैपवॉर्म का तो साइंटिफिक नेम हम सबको पता ही है, क्या है? टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा। ठीक है, और ये ब्रायोफाइटा हो गया। मोस प्लांट हो गया ब्रायोफाइटा। ये ब्लड इसमें गलत से आ गया है। मोस प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ब्रायोफाइट्स और उसका हो गया टीनिया सोलियम, टीना सेजिनेटा। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें बताना है यहाँ पर। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन क्या है हमारा, उसका डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं, बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, यानी कि जहाँ से एक्सक्रीशन हो रहा है। तो मेनली ये पार्ट क्या होगी, किडनी का हो जाएगा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब आ जाएंगे। तो ये हमारी हो गई इन्फीरियर वेना कावा और ये हो गई सुपीरियर वेना कावा। 2 की बात करते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा किडनी। किडनी में इन्होंने दिखा दिया पार्ट्स, ये पेल्विस हो गया, ये मेडिला हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया। ये जो है हमारे ट्राइंगल से ये नेफ्रॉन रहते हैं हमारे। ये पिरामिड है, इनके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये एडर्नल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। ये किडनी हो गया। ये डोर्सल ऑर्टा है। यूरेटर है, जहाँ से ब्लड जो हमारा यूरिन है वो हमारा किडनी में बनेगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाएगा। तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा था, लिस्ट द रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन। लीवर का रोल बताना था एक्सक्रीशन में क्या है। तो लीवर जो है हमारा एक लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसको हम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन का एक इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन होता है। इट ब्रेक डाउन मेनी सब्सटेंस, ये मेनी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है और ब्लड के टॉक्सिन को निकालता है, जैसे कि बिलिरुबिन को भी निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन का कैटाबॉलिज्म हो जाता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बिलिरुबिन, तो ये बिलिरुबिन का भी एक्सक्रीशन करता है हमारा लीवर। लीवर कन्वर्ट द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू अमोनिया एंड पायरुविक एसिड। लीवर ने हमारा अमीनो एसिड को जो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उनको अमोनिया एंड पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट कर देता है। पायरुविक एसिड जब हमारा ऑक्सीडाइज होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। अमोनिया
कन्वर्टेड इनटू यूरिया एक्सक्रीट आउट फ्रॉम किडनी। अब अमोनिया क्या है, वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में और एक्सक्रीट हो गया किडनी से। द लीवर कन्वर्ट द कोलेस्ट्रॉल स्केटोल इडोल इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस देन मिक्स देम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई लीवर के फंक्शन हो गए बहुत सारे, टॉक्सिन निकालता है, जो हेमोग्लोबिन का कैटाबोलिज्म हुआ उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन करेगा, अमोनिया एंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड को, पायरुविक एसिड फिर हमारा ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बनाएगा। अमोनिया जो कन्वर्ट हो गया यूरिया में, क्योंकि अमोनिया काफ़ी टॉक्सिक होता है, यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर देंगे हम किडनी से। तो लीवर कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल स्केटोलिडोल इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस एंड देन मिक्स देम विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, इनको सर्कुलेटरी सिस्टम से अटैच करता है एंड देन फिर ये एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है हमें। तो जो कॉकरोच है हमारा, ये फाइलम ऑर्थोपोडा में होता है और इसकी क्लास है इंसेक्टा। तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें बताना है। तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल। इनका मालपिगियन ट्यूब्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है वो एक ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल होती हैं। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। ये एब्जॉर्ब कर लेती है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को और कन्वर्ट करती है इनको यूरिक एसिड में, विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू आउट द हिंडगट। देयरफॉर इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक। इसलिए ही इंसेक्ट्स को हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड सीक्रेट आउट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या किया है क्या नहीं, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अपनी वीडियो को एंड कर देंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।